हेलो प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है आवर एनवायरनमेंट, जो बायोलॉजी से है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 5 नंबर का आता है। बहुत आसान होता है। आसान इन द सेंस, अगर आप इसके सारे टर्म समझ गए, सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है जो आपको स्कोर करके देता है अच्छे से मार्क्स। तो बात करते हैं इसके नाम से। सबसे पहले बात होती है आवर एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आवर एनवायरनमेंट को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये everything that is around us, which includes both living and non-living things such as soil, water, animals and plants which adapt themselves to their surroundings। तो ये होता है कि जब नॉन लिविंग और लिविंग सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और अपने चारों तरफ का जो एरिया होता है उसमें अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। जब ये छोटे लेवल पे बात होती है, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया की बात होती है, तब इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, सिंपली हम ये बात कह सकते हैं। तो आवर एनवायरनमेंट जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने बोला, इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो उसको जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एन एरिया, जो मैंने अभी समझाया कि एक स्पेसिफिक एरिया की जब हम बात करते हैं तब वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स in an area together with the non-living constituents of environment forms an ecosystem। it means यहाँ आपके living and non-living जो है एक दूसरे पे interdependent होते हैं और interact करते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हम कह सकते हैं ecosystem is divided या made up of two types of components। एक होता है biotic, एक होता है abiotic। तो बायोटिक इज कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज एबायोटिक इज कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। जब बच्चों से कई बार पूछा जाता है ना कि भाई बताओ बायोटिक इंपॉर्टेंट है कि एबायोटिक इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को ऐसा लगता है वी आर बायोटिक, तो हम इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है। क्या हम विदाउट एयर सर्वाइव कर सकते हैं? अरे एयर को छोड़ो, चलो विदाउट सैंड, मतलब विदाउट अपनी अर्थ कहीं पे खड़े हो पाओगे? नहीं हो पाओगे ना। वो सबसे बेसिक चीज़ है कि कहाँ आप सर्वाइव कर रहे हो। भाई ऐसे तो मार्स है, मून है, वहाँ पे क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो नॉन लिविंग हुए ना, क्योंकि हमारे पास लैंड होना चाहिए, फिर अपने पास ऑक्सीजन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, सॉइल। तो ये सारे कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि जो एबायोटिक है वो बायोटिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो एक बात समझो, जो इसमें बायोटिक है वो भी तो अलग अलग है ना। एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक आपका डिकम्पोजर है। तो इसलिए हम इनको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को पहले तो हम डिवाइड करते हैं नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो इकोसिस्टम में दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं मेनली। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जिसमें ना जो आपकी कम्युनिटी है उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना ही कोई एनवायरनमेंट या एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। इकोसिस्टम इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज एंड ऑकर्स फ्रीली इन नेचर। पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट। अब देखो जैसे आपका फॉरेस्ट, उसमें ना तो हम जाके इरिगेशन करते, ना ही हम फर्टिलाइज़र डालते, ना ही हम मैन्योर डालते, फिर भी वो ग्रो करता है बाय इटसेल्फ। तो उसी टाइप को कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जबकि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम लोग सारे काम करते हैं, उसको डेवलप करने में पूरा एफर्ट लगाते हैं, तब जाके वो डेवलप होता है। तो हम कहते हैं इट इज़ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड टू इंटरैक्ट। वहाँ पहले वाले में वो अपने आप से इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल। इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड हो गया, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, अब ये बोटेनिकल गार्डन हो गया, लाइक दिस, ये सब होते हैं आपके ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब जो मैं बात कर रहा था, जिसके बीच में हमने एक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को लेके आए, तो बात थी कि जो बायोटिक है उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो इसमें भी हमारे 3 टाइप है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। भाई प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस कौन करेगा? जो खुद से करेगा। मतलब क्या है कि हमारे पास
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं जो है प्रोड्यूसर्स। तो वो खुद से अपना खाना बना लेते हैं, जबकि जो उस खाने पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेड होते हैं उनको कहते हैं हम कंज्यूमर्स। उसमें हम लोग भी आते हैं, बट कंज्यूमर्स आर सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक, पैरासाइट्स, जो कि अलग अलग कैटेगरी हो गई किसकी, कंज्यूमर्स की। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि सफाई करने का काम करते हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इसमें आते हैं फंगाई, बैक्टीरिया, जबकि प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, फंगाई। देखो, प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज आर डिकम्पोजर्स, प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये था आपका कंज्यूमर्स, जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, और ह्यूमंस हो गए जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स उसके रखे हुए हैं। ये देखिए, तीनों को एक साथ अगर आप देखना चाहते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब आता है फूड चेन। व्हाट इज अ फूड चेन? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। मीन्स सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये हर एक लेवल पे जो बनता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है इज मेड बाय ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज की जाती है कंज्यूमर्स के थ्रू। फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है। वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, तो दे आर हर्कोल्ड हर्बीवोरस। जबकि जो हर्बीवोरस को खाते हैं उनको कहते हैं स्मॉल कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। और द लार्जर कार्निवोरस या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स होता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल कहाँ गई, आगे कोई ट्रॉपिक लेवल बनेगा? वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये है आपका फूड चेन। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रोड्यूसर है, ये रहा, उस पर डिपेंड होने वाला कंज्यूमर, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। फिर ये इस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों मतलब इस पे डिपेंड करेंगे, ये फिर इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस पे ये डिपेंड करेगा, तो इन सबको खाने वाले, तो लाइक दिस मेक्स अ फूड चेन, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि फूड चेन के अंदर जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी पास होती है, तो वो सिर्फ एक लेवल का 10% ही दूसरे लेवल तक पहुंच पाता है। उसी को कहते हैं 10% फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, जिसमें 10% ऑफ एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल का दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पास होता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये एक जो ट्राइंगल टाइप बना हुआ है यहाँ, दिस ट्राइंगल, ये देखो नीचे की तरफ से इसके पास एरिया बड़ा है तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फिर एनर्जी दूसरे लेवल पे कम हो जाएगी, तीसरे पे और कम, चौथे पे सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे लेवल्स आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम पास होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड या फोर्थ लेवल के बाद का जो सर्वाइवल है किसी का भी, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए थर्ड या फोर्थ लेवल पे आके एक फूड चेन आपकी खत्म हो जाती है। बट इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो है कि 1% ऑफ एनर्जी जो है, ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का सिर्फ 1% ही ट्रैप कर पाते हैं। उसके आगे जो भी फ्लो होगा एनर्जी का, वो 10% ऑफ द लेवल होगा। ये आपको पिरामिड मैंने समझा दिया है। Why only फोर ट्रॉपिक लेवल? दिस ऑल्सो हैज बीन एक्सप्लेन। फूड वेब, जब आपका एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से इंटरमिक्स हो जाए, इंटरेक्ट कर जाए, तो उसको कहते हैं फूड वेब, ठीक है बच्चों। मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। जैसे हमने एक फूड चेन बनाई, देखो ये ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स। अब इसको अगर रैबिट को डायरेक्टली हॉक भी खा जाए तो क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया, है ना। यहाँ माउस, माउस से आउल, और माउस को डायरेक्टली हॉक खा रहा है। तो लाइक दिस जब एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में इंटरेक्ट करती हैं उसको हम फूड वेब कह सकते हैं। इस वाले से बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। कौन?
इसको ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा सकता है, रैट भी खा सकता है, रैट को पाइथन खा सकता है, फ्रॉग को भी पाइथन खा सकता है, और रैट को ईगल भी खा सकता है, रैट को वोल्फ भी खा सकता है, वोल्फ को ईगल खा सकते हैं। तो ये सब इंटरमिक्स हो गए, दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब। मतलब उलझ गया, जाल क्या होता है, उलझा हुआ। तो ऐसी कई सारी फूड चेन जब उलझ जाती है एक साथ, तब उसको कहते हैं फूड वेब। ठीक है बच्चों। लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी फ्लो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि भाई हर एक लेवल पे 10% ही पास होगा। इसके पास जितनी एनर्जी थी, ये है सनलाइट, सनलाइट का सिर्फ 1% प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर का फिर 10% यहाँ जाएगा हर्बीवोरस पे, हर्बीवोरस का 10% कार्निवोरस, 10% इसका जाएगा टॉप कार्निवोरस। तो इसके आगे जाने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, तो एक लेवल पे आके फूड, ये जो हमारा फूड चेन है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, एनर्जी इधर से इधर जा रही, इससे आगे जाएगी, फिर इसकी एनर्जी इसके आगे जाएगी, इसकी एनर्जी इसके आगे जाएगी, वापस एनर्जी नहीं आएगी। दैट्स वाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल। मतलब अगर प्लांट ने एनर्जी को ट्रैप किया, किसकी एनर्जी को, सनलाइट की, तो सनलाइट को वापस वो एनर्जी नहीं दे पाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, वापस जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब ये सारी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, सनलाइट से। देयरफॉर हम कहते हैं कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस यूनिवर्स। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो पूछ सकता है। अब होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन इस बार हर हाल में आएगा ही आएगा। ठीक है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज, कोई भी केमिकल्स इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल्स इन ए फूड चेन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ह्यूमन बींग सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, तो इसलिए जो केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा होता है। अब बात को समझो कैसे कि जो केमिकल्स यहाँ होंगे वो इसके पास पहुँचेंगे, फिर ये कंसंट्रेशन और भी कहीं से जो भी ये लेगा वो इकट्ठा होता रहेगा, फिर ये डायरेक्टली इस पे पास होंगे, फिर इस पे, फिर इससे इस पे। तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स विल बी एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, तो फूड चेन में सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं वो हायर लेवल पे पाए जाएंगे। ओजोन लेयर। बच्चों क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का एक एटम है, अल्ट्रावायलेट रेस इस पे पड़ती है, जैसे भी देखो ऐसे अल्ट्रावायलेट रेस आएगी, ये ओजोन लेयर है यहाँ बच्चों। इस ओजोन लेयर पे आके अल्ट्रावायलेट रेस जैसे टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, बट वो इस ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती है दो ऑक्सीजन के एटम्स में। अब एक और O2 अब जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो इसके साथ मिल जाएगा तो बना लेगा O3, इसको हम ओजोन कहते हैं। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से। लेकिन इसको सिर्फ ओजोन ही यूटिलाइज कर सकता है, अगर डायरेक्टली ह्यूमन के पास आएगा तो ये क्या करेगा, स्किन कैंसर कर सकता है ह्यूमंस में, ये बहुत मतलब हार्मफुल होता है। बट अगर एक तरीके से देखा जाए O3 की फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब क्या करना है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो स्प्लिट करता है O2 मॉलिक्यूल्स को। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हुआ, ठीक है, यूवी की वजह से O2 O और O में स्प्लिट हो गया। जैसे ही वो O2 से अटैच होगा तो O3 बनाएगा, O3 ओजोन। ये बहुत पॉइजनस गैस होती है बट एक लेयर बना के रखती है एनवायरनमेंट के ऊपर लाइक दिस, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो सीधा आप क्या कह सकते हैं, इट रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। जब ओजोन डिप्लीशन की बात आएगी, ये याद रखना, ओजोन फॉर्मेशन पीछे पड़ा, ओजोन डिप्लीशन, इट रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। Ozone layer gets depleted due to use of chemicals called aerosol spray propellants like chlorofluorocarbon, oxides of nitrogen, methane, carbon tetrachloride etc. तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को क्या होता है, बट उसके लिए थोड़ी सी बातें समझते हैं। अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s में इसकी जो एटमॉस्फेयर की ओजोन की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होने लगी और ये टूटने लगी बीच बीच में से, क्योंकि जो पहले आपके रेफ्रिजरेटर्स होते थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते थे, एसीज होते थे, उनमें से क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है बहुत ज़्यादा रिलीज होता था, जो इसको डिप्लीट करता है, इसको ब्रेक करता है। तो फिर 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ये एग्रीमेंट किया कि भाई हम CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज करेंगे। मतलब इसको जो भी आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं जो कि आपके कूलिंग सब्सटेंस कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आपका रेफ्रिजरेटर, एसीज वगैरह, तो उसमें से मिनिमम रिलीज हो ये CFCs।
तो इस तरीके से हमने इसको बचाने का काम किया एंड ये अर्ली मेजर्स थे जिससे हम लोग जो है सक्सीड हो पाए और इसको बचा पाए। अब बात आती है गार्बेज की। गार्बेज क्या होता है? रेफर्स टू ट्रैश, वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड और यूज्ड प्रोडक्ट्स जो हो जाते हैं। अब वो हमारे किसी काम के नहीं रहे तो उसको गार्बेज कहते हैं। तो उसको हमें क्लीन करना है, अब उससे साफ करना है। तो अब बात आती है कि ये जो गार्बेज है, ये गार्बेज कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ख़त्म जिसको हम कर सकते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स की हेल्प से ख़त्म हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कि आपके ब्रेक डाउन नहीं हो सकते एंजाइम्स के थ्रू, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप पूरा इस कहानी को समझ सकते हैं। वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, कैन बी ब्रोकन डाउन, मैंने कैन नॉट बोल दिया शायद, बट कैन बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो वो नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होके और एलिमिनेट हो जाएंगे। दैट टाइप ऑफ वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, लाइव स्टॉक मतलब गोबर वगैरह जो होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल के, जैसे बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज़। तो रिसाइकिल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, ये तीनों चीज़ को हम यूज़ करके इनको कम कर सकते हैं। ये था आपका पूरा अवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। इतना अगर आपने पढ़ लिया है और फॉलो करते हैं इसके क्वेश्चंस को, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, तो आप लोगों के इसमें से डेफिनेटली जो 5 मार्क्स हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे बढ़िया सेशन आपको आगे भी चाहिए, और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को, अगर सेशन बढ़िया लगा है तो। मिलता है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस, जो कि पहले MCQ आएंगे, फिर शॉर्ट्स एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। Thank you.